आज हम हिंदी फर्स्ट में चैप्टर नंबर 4 रीड करेंगे, जिसका शीर्षक है बिंदा। बिंदा इस पाठ की जो लेखिका है उनका नाम है महादेवी वर्मा। ये प्रसिद्ध छायावादी कवयित्री और लेखिका है। प्रस्तुत कहानी एक ऐसी बच्ची की है जो अपनी सौतेली माँ के अत्याचारों से पीड़ित है। लेखिका ने अपने और उसके जीवन की बहुत ही मार्मिक तुलना और बताया है कि मध्यम वर्गीय परिवारों में सौतेली माँ का दुर्व्यवहार एक बच्ची को किस तरह मौत की नींद सुला देता है। ये एक बहुत ही मार्मिक हृदय स्पर्शी कथा है, कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। भीत सी आंखों वाली उस दुर्बल, छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी। सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा, जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सलज्ज उत्साह से अपरिचित। बहुत ही इसमें बताया गया है कि बहुत ही डरी सी आंखों वाली, कमजोर, छोटी और अपने आप में सिमटी हुई बालिका का प्रवेश कराने के लिए एक सज्जन व्यक्ति लेखिका के पास आते हैं। तो लेखिका कहती है, आपने इसमें आयु ठीक से नहीं भरी है, आप इसे ठीक कर दीजिए, बाद में कठिनाई आएगी। तो जो सज्जन व्यक्ति है वे कहते हैं कि मैंने इसमें आयु ठीक ही भरी है। लेकिन लेखिका देखती है ना तो उस बालिका में 9 वर्ष के बालिका जैसी चंचलता है और ना ही 14 वर्षीय बालिका के समान उसमें उत्साह है। उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्पष्ट न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला। मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। और उनके वाक्य को अध सुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की भूल के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात। इसमें लेखिका ने उस बालिका की माता के विषय में जानना चाहा। तो सज्जन व्यक्ति ने कहा कि मेरी दूसरी पत्नी है, ये तो आप जानती होगी। और जब वो ऐसा बोल रहे थे तो उनकी बातों को बिना सुने ही लेखिका अतीत की स्मृतियों में खो गई और उसे अपनी बाल्य सखी बिंदा की याद आ गई। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था। अपने नाना और दादी के स्वर्गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी। यानी उस समय लेखिका जन्म और मृत्यु के बारे में नहीं जानती थी। तो वह अपनी नानी और दादी के स्वर्गवास की सूचना भी बहुत ही शांत भाव से पूरे घर में देती थी। जब मेरा सिर कपड़ा रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। इस तरह वो कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी और मेरा सिर अलमारी को छूने लगेगा तब मैं एक बार उनको देखने अवश्य जाऊंगी, क्योंकि लेखिका जानती नहीं थी कि उनकी मृत्यु हो गई है। न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर कभी न लौट सकने का नियम जाना। यानी लेखिका यह भी नहीं जानती थी कि जो एक बार मर जाता है वह पुनः लौटकर नहीं आता। ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। तो लेखिका ने इसमें ये कहा है कि जो माँ अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर मर जाती है, मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, तो वह उनकी बुद्धि से परे है। मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त सा था। यानी मेरा जो इस संसार के बारे में जो अनुभव था वह बहुत ही सीमित था। अज्ञान अवस्था से मेरा साथ देने वाली सफेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कोठरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। यानी कि
जब उनके मित्र उनके घर पर आते थे तो उनकी एक कुतिया थी, वह गुर्राने लगती थी। भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। यानी उनकी जो एक भूरी पूसी थी बिल्ली थी, वह अपने बच्चों को अपने पैने तीखे दांतों से बड़ी कोमलता के साथ उठाकर ले जाती कि उनका एक दांत भी उनको नहीं चुभता था। ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गोरैया का जो भी घोंसला था, उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाते दोनों ओर कीड़े मकोड़ों को भी मैंने अनेक बार देख चुकी थी। इस तरह कबूतर अपने बच्चों को दाना पानी देते हैं, यह भी लेखिका अनेक बार देख चुकी थी। बछिया को हटाते हुए ही रमा रमा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझसे छिपी नहीं थी। यानी जैसे ही उस श्यामा गाय से उसकी बछिया को हटाया जाता था तो वह बहुत ही तेज तेज आवाज करके पूरे घर को परेशान कर देती थी। तो यह भी लेखिका से नहीं छुपा था, उसकी जो व्याकुलता है वह भी लेखिका जानती थी। एक बच्चे को कंधों से चिपकाए और एक उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। एक भिखारिन जो अपने बच्चों को गोद में उठाए प्रत्येक दरवाजे पर जाकर कुछ न कुछ मांगती रहती, तो वह सब किसके लिए मांगती? अपने बच्चों के लिए। यहाँ लेखिका ने जितने भी उदाहरण दिए हैं उसमें बताया गया है कि एक माँ अपने बच्चों के लिए किस तरह व्याकुल, आतुर और परेशान रहती है। अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया, संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने पिलाने सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है। इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है वह बच्चों के लिए ही हो रहा है और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। यानी बच्चों के संपूर्ण लालन पालन पोषण का जो कार्य है वह किसको सौंपा गया है? माँ को। माँ ही बच्चों के लालन पालन पोषण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और बिंदा की भी तो माँ थी, जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती थी। यानी बिंदा की माँ थी जिसको लेखिका पंडिताइन चाची और बिंदा उसको क्या कहती थी? नई अम्मा। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। यानी जो बिंदा की नई माँ थी वह गोरी थी, मोटी थी और अपनी उस स्थूल काया को, अपनी उस मोटे शरीर को वह बहुत ही रंग बिरंगी साड़ी से सजा संवार कर रखती थी। नीले कांच के से बटन चमकाती हुई आंखों से वे अपने बेटे मोहन की मालिश करती रहती थी, उसके तेल मलती रहती थी। उनकी विशेष कारीगरी से संबारी पार्टियों के बीच में लाल शाही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उन्हीं सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियां और घुंघरूदार बिछुए मुझे बहुत भाते थे। लेखिका को बिंदा की जो नई माँ थी उसका श्रृंगार बहुत अच्छा लगता था। वे अपनी मांग में सिंदूर भरती थी और आंखों में काजल लगाती थी और उनके बहुत ही सुंदर कानों में चमकीले कर्णफूल थे, गले में माला थी और रंग बिरंगी वो चूड़ियां पहनती थी और घुंघरूदार बिछुए भी पहनती थी। ये सब लेखिका को बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि ये सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। या अलंकार यानी गहने, ये सब गहने, ये सब जो साज सज्जा के सामान थे वह उनको गुड़ियों के समान लगते थे। किसको? लेखिका के समान। जिस तरह वो अपनी गुड़िया का श्रृंगार करती थी, उसको सजाती थी, ठीक वैसे ही उन्हें बिंदा की नई माँ भी लगती थी।
शेष पाठ हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।